हेलो ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हमने जो MCQ सीरीज़ शुरू करी है उसमें चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य किस भाषा में है? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। संगम साहित्य किस भाषा में है? संस्कृत में है, तमिल में है, प्राकृत में है या फिर पाली में है? तो संगम साहित्य जो है वो किस में है? तमिल भाषा में है। किस में है? तमिल भाषा में है। अब हम देखते हैं संगम साहित्य के बारे में। जो संगमों का आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मदुरै में। कहाँ हुआ था? मदुरै में। और इसकी टोटल कितनी? 3 सभाएं हुई थी। अब जो मदुरै में सभाएं हुई थी उसमें क्या क्या संकलित किया गया था वो आपको बता देते हैं। तो क्या क्या था? एक तो तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम, ठीक है, तोलकाप्पियम। दूसरा शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम। और तीसरा जो था वो था मणिमेखले। मणिमेखले। ये 3 ग्रंथ संगम के आयोजन में संकलित किए गए थे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आंसर बताइए फटाफट से, 2 सेकंड रुक के। इसका आंसर था कनिष्क। कौन था कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक? कनिष्क था। कनिष्क के बारे में जान लेते हैं हम थोड़ी सी चीज़ें। कनिष्क ने 78 ईस्वी में क्या शुरू किया था? शक संवत शुरू किया था। शक संवत शुरू किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? जो कनिष्क था इसकी पहली राजधानी जो थी वो थी पेशावर में। कहाँ थी? पेशावर, या इसी को बोला जाता है पुरुषपुर। और दूसरी राजधानी जो थी वो थी मथुरा में। तो कनिष्क की 2 राजधानियां हो गई, एक पेशावर और दूसरी मथुरा। जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो भी किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध संगीति हुई कहाँ थी? ये हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने की थी। कनिष्क को दूसरा अशोक भी कहा जाता है। अशोक क्यों कहते हैं कनिष्क को? क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो काम अशोक ने किया था वही सेम काम लगभग कनिष्क ने किया था, इसीलिए कनिष्क को क्या कहते हैं? दूसरा अशोक कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका, गांधार कला पर किसका प्रभाव था? कौन कौन है? यूनानी, फारसी, चीनी और भारतीय। इसका आंसर फटाफट से बताइए कि गांधार कला पर किसका प्रभाव था। तो इसका आंसर है गांधार कला पर यूनानी प्रभाव था। किसका प्रभाव था? यूनानी प्रभाव था। जो गांधार कला शैली है इसमें निर्मित जो बौद्ध मूर्तियां हैं उसमें क्या है? यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। किसके? यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। जबकि मथुरा कला शैली में क्या है? आध्यात्मिकता। मथुरा कला शैली में क्या है? आध्यात्मिकता एवं भावुकता। और यथार्थवादी किस में है? गांधार में है। और आदर्शवादी तो किस में हो जाएगा? मथुरा कला शैली में। किस में होगा? मथुरा कला शैली में। जो गांधार कला शैली है इसमें मैत्रेय
की सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ बनाई गई हैं? किसकी बनाई गई हैं सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ? मैत्रेय की। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शकों का प्रमुख शासक कौन था? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। शकों का प्रमुख शासक कौन था? रुद्रदामन था, कनिष्क था, बिंदुसार था या फिर हर्ष था? इसका आंसर होगा रुद्रदामन। रुद्रदामन का फेमस काम क्या है? बताइए आप कमेंट करके। रुद्रदामन का जो फेमस काम है वो है जूनागढ़ अभिलेख। क्या है? जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख इतना फेमस क्यों है? जूनागढ़ अभिलेख जो है वो संस्कृत भाषा का पहला और ये अपने टाइम का सबसे बड़ा अभिलेख है। तो जूनागढ़ अभिलेख क्या है? एक तो संस्कृत भाषा का ये फर्स्ट हो गया और दूसरा क्या है, अपने टाइम का ये सबसे बड़ा अभिलेख था। इसकी जो खोज थी वो कब हुई थी? 1872 में। किसने करी थी? जेम्स प्रिंसेप ने। किसने की थी? जेम्स प्रिंसेप ने की थी। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित थी? अशोक से, समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त से या फिर हर्ष से? तो इसका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। अब जो प्रयाग प्रशस्ति है इससे क्या है, समुद्रगुप्त की विजय के बारे में पता चलता है। और इसी में प्रयाग प्रशस्ति में ही जो चंद्रगुप्त फर्स्ट था उसकी रानी क्या नाम था? कुमार देवी। चंद्रगुप्त फर्स्ट की रानी कुमार देवी का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब देख लेते हैं कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने करी थी। इसकी रचना करी थी हरिशेन ने। और ये किस में है? ये चंपू शैली में है। ठीक है, किस में है? चंपू शैली में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या है? गुप्त काल को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग, अंधकार युग, युद्ध युग या फिर कृषि युग? तो फटाफट से सोचिए और इसका आंसर दीजिए। तो गुप्त काल को क्या कहते हैं हम? स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। इसके अलावा गुप्त काल को ही क्या कहा जाता है? क्लासिकल युग। क्या कहते हैं? क्लासिकल युग। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? पेरिक्लीन युग। तो गुप्त काल को क्या क्या कहा जाता है? एक तो स्वर्ण युग कहते हैं हम, क्लासिकल युग कहते हैं और भारत का पेरिक्लीन युग कहा जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? मौर्यों के टाइम में था, गुप्तों के टाइम में था या फिर संगम या वैदिक काल में? तो नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में फेमस था? ये गुप्तों के टाइम में फेमस था। किस में? गुप्तों के टाइम में। अब बात कर लेते हैं कि नालंदा जो बौद्ध विहार था इसकी स्थापना की किसने थी? जो नालंदा बौद्ध विहार है इसकी स्थापना की थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा गया है। हो गया क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कालिदास किस काल में थे? कालिदास जो थे वो किस टाइम में थे? मौर्यों के टाइम में, गुप्तों के टाइम में, संगम में या कुषाणों के टाइम में थे? ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। कालिदास किसके टाइम में थे? कालिदास जो है वो गुप्तों के टाइम में थे। किसके टाइम में थे? गुप्तों के टाइम में। कालिदास को क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहते हैं। किसको कहते हैं? कालिदास को कहते हैं।
और गुप्तों के टाइम में तो थे, ये हमें पता है। इसके अलावा किस गुप्त शासक के टाइम में थे ये थे चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त के टाइम में, कुमारगुप्त के टाइम में। ठीक है, अब देख लेते हैं कालिदास की प्रमुख रचनाएं क्या हैं। जो बुक्स होती हैं, एंशियंट हो चाहे मेडिवल हो, ठीक है, या मॉडर्न हिस्ट्री हो, इनमें बुक्स जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं और ये हर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, चाहे कोई भी हो। यूपीएससी से लगा के नीचे तक के सारे एग्ज़ामों में आपको बुक्स मिल जाएंगी क्वेश्चन पेपर में। तो कालिदास की जो बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है ऋतुसंहार, ठीक है। दूसरी रघुवंशम, ये किसकी है? ये भी कालिदास की है। इसके अलावा कुमार संभवम, ठीक है, ये जो है ये महाकाव्य है। कुमार संभवम क्या है? महाकाव्य है। ठीक, नेक्स्ट आती है मेघदूतम, ये भी इन्हीं की है। फिर है विक्रमोवर्षियम, ये भी किसकी है? कालिदास की है। ठीक, इसके अलावा और कौन सी बुक्स हैं जो इनकी इम्पॉर्टेंट है? मालविकाग्नि मित्रम, ठीक। और क्या आ जाएगी? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये कालिदास की फेमस बुक्स हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्यभट्ट किस क्षेत्र से संबंधित थे? खगोल से थे या चिकित्सा से थे या साहित्य से थे या राजनीति से? तो इसका आंसर बताइए फटाफट से। आर्यभट्ट जो हैं वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आर्यभट्ट खगोल से संबंधित थे। किससे थे? खगोल से संबंधित थे। आर्यभट्ट ने क्षेत्रमिति, त्रिकोणमिति, ज्यामिति का वास्तविक जन्मदाता किसको माना जाता है? आर्यभट्ट को ही माना जाता है। अगर हम आर्यभट्ट की रचनाओं की बात करें तो इनकी दो रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। एक तो सूर्य सिद्धांत, कौन सी है? सूर्य सिद्धांत। दूसरी है आर्यभट्टियम, ठीक है। तो देखिए आर्यभट्टियम तो नाम से ही याद रहेगी, आर्यभट्ट की है। सिर्फ एक ये आपको याद रखनी है, सूर्य सिद्धांत, ये किसकी है? आर्यभट्ट की है। किसकी है? आर्यभट्ट की है। आर्यभट्ट ने ही क्या किया था? दशमलव प्रणाली का विकास किया था। तो दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया? आर्यभट्ट ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर कहाँ है बताइए? काशी में है, देवगढ़ में है, उज्जैन में है या पाटलिपुत्र में है? तो दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। देवगढ़ यानी कि ललितपुर यूपी में। ठीक है, हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो फटाफट से बताइए, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? कन्नौज, पाटलिपुत्र, उज्जैन या फिर दिल्ली? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन राजा कब बना था? हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजा बना। कब राजा बना? 606 ईस्वी में। हर्ष ने दक्षिण की तरफ आक्रमण किया था, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो हर्षवर्धन किससे पराजित हुआ था? पुलकेशिन सेकंड से पराजित हुआ था। इसके अलावा हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की थी। तो कौन कौन से हैं वो नाटक? नागानंद, रत्नावली
और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, ये 3 नाटक किसके हैं? हर्ष के हैं। हो गया होगा क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? हर्ष चरित्र किसके बारे में होगी? नाम से ही पता चलता है कि हर्ष के बारे में है। तो हर्ष चरित्र के लेखक जो हैं वो कौन है? वाणभट्ट हैं। वाणभट्ट की और भी रचनाएं हैं जिनमें और कौन सी इंपॉर्टेंट है? एक तो कादम्बरी, ठीक है, और दूसरी है चंडी शतक। तो कादम्बरी और चंडी शतक भी किसकी है? वाणभट्ट की है। तो वाणभट्ट की 3 रचनाएं हो गई, एक तो हर्षचरित्र, दूसरी कादम्बरी और तीसरी चंडी शतक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पाणिनि किससे संबंधित हैं? व्याकरण से, गणित से, खगोल से या फिर चिकित्सा से? तो पाणिनि जो है वो व्याकरण से संबंधित हैं। और पाणिनि की रचना क्या कौन सी थी? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? चरक किस क्षेत्र से संबंधित थे? गणित से, चिकित्सा से, साहित्य से या फिर कला से? तो चरक जो थे वो चिकित्सा से संबंधित थे। और इनकी रचना कौन सी है? चरक संहिता। तो ये नाम से ही इनके याद रहेगी, ठीक है। चरक संहिता किसकी हो जाएगी? चरक की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्रुत किससे संबंधित थे? सुश्रुत जो है वो शल्य चिकित्सा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? शल्य चिकित्सा से। इनकी रचना क्या है? सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो चरक की क्या हो गई? चरक संहिता। और सुश्रुत की क्या हो गई? सुश्रुत संहिता हो गई। नेक्स्ट आता है, अजंता गुफाएं किससे संबंधित हैं? जैन धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म से संबंधित हैं या फिर सिख धर्म से संबंधित हैं? तो जो अजंता गुफाएं हैं वो बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अजंता गुफाओं में भी 2 गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक 16वीं और एक कौन सी है? 17वीं। 16वीं में क्या है? मरणासन राजकुमारी का चित्र है और 17वीं को क्या कहा जाता है? चित्रशाला कहा जाता है। तो 16 को कैसे याद रखेंगे? 16 मतलब सो जा। सोएगा कौन? जो मरणासन राजकुमारी है वो क्या है? सो रही है, ठीक है। तो 16वीं क्या हो गई? मरणासन राजकुमारी। और 17वीं क्या है? आपकी चित्रशाला है, ठीक, याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में, गुजरात में, बिहार में या फिर यूपी में? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो हैं महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सांची स्तूप कहाँ है? सांची का स्तूप कहाँ पर है? यूपी में है, एमपी में है, बिहार में है या फिर राजस्थान में है? तो फटाफट से बताइए सांची का स्तूप कहाँ है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी आपको, कमेंट करके आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में है? धौलावीरा किस राज्य में है ये आप लोग बताइए कमेंट करके फटाफट से। गुजरात में है, पंजाब में है, हरियाणा में है या फिर राजस्थान में है? तो धौलावीरा जो है वो कहाँ है? गुजरात में है। अब धौलावीरा के बारे में 1-2 पॉइंट और बता देती हूँ आपको। धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब है सफ़ेद कुआं। क्या है? सफ़ेद कुआं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जल प्रबंधन जो था वो सर्वोत्कृष्ट था। हड़प्पा सभ्यता के टाइम में सभी स्थलों में से जो धौलावीरा का जल प्रबंधन था वो सर्वोत्कृष्ट था, ठीक। धौलावीरा से ही क्या मिला है? सबसे लंबा शिलालेख मिला है हमें। तो सबसे लंबा शिलालेख कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। और
एकमात्र स्टेडियम, हड़प्पा के जितने भी स्थल हैं वहाँ से कहीं से भी हमें स्टेडियम नहीं मिला है, पर धौलावीरा से हमें क्या मिला है? स्टेडियम मिला है। ये हो गए धौलावीरा के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आते हैं नेक्स्ट, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल जो है स्थल वो किसके लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए, मंदिर के लिए, महल के लिए या फिर किले के लिए? तो लोथल जो है वो बंदरगाह के लिए फेमस था। ठीक है, लोथल में क्या मिला है हमें? डॉकयार्ड मिला है, तो वो किस लिए फेमस था? बंदरगाह के लिए फेमस था। लोथल के बारे में और एक दो चीज़ आपको बताऊं तो लोथल को लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? हमने बता ही दिया आपको, डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से ही मिले हैं। ठीक है, और लोथल से ही क्या मिला है? आटा पीसने की चाकी मिली है। क्या मिली है? आटा पीसने की चाकी मिली है। नेक्स्ट आता है आपका, यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद स्तुति से संबंधित है, यज्ञ से, संगीत से या फिर ज्ञान से? तो यजुर्वेद जो है वो यज्ञ से संबंधित है। यज, याद रखो, यज और यज्ञ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सामवेद किससे संबंधित है? संगीत से, युद्ध से, कृषि से या फिर व्यापार से? फटाफट से बताइए कि सामवेद किससे संबंधित था। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोने से, संगीत से, युद्ध से या फिर प्रशासन से? तो अथर्ववेद हमारा किससे संबंधित है? जादू टोने से संबंधित है। ओके, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि थे, व्यास थे, कालिदास थे या फिर वाणभट्ट थे? जल्दी से बताइए कि महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता जो थे वो व्यास थे। कौन थे? व्यास जी थे। महाभारत का युद्ध जो है वो कब हुआ था? 950 बीसी में माना जाता है। कब माना जाता है? 950 बीसी में माना जाता है। और महाभारत को विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य माना जाता है। अब सबसे विशाल महाकाव्य है तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रंथराज या प्राचीन भारत का विश्वकोश भी कहते हैं। किसको कहते हैं? महाभारत को कहते हैं। महाभारत की बात करें तो इसमें टोटल कितने? 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं, मतलब खंड मान लीजिए एक तरीके से। तो कितने हैं? 18 पर्व हैं। सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? शांति पर्व है। ये सबसे बड़ा पर्व है। तो अगर ये पूछा जाता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, तो वो कौन सा है? शांति पर्व है। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता कौन थे? रामायण के रचयिता बताइए, व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या तुलसीदास? इसका आंसर भी आप लोग बताइएगा। ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ बता देती हूँ आपको फैक्ट्स। ये टोटल 7 कांड हैं इसमें, ठीक है, और 645 सर्ग हैं। ठीक है, 24,000 श्लोक हैं। ठीक, इसका जो पहला और दूसरा कांड है वो सबसे लेटेस्ट है, मतलब सबसे बाद में लिखा गया है। कौन सा? पहला और दूसरा। ठीक, रामायण को आदि काव्य या समस्त काव्यों के बीज के रूप में भी माना जाता है। किसको माना जाता है? रामायण को माना जाता है। चलिए बता देते हैं रामायण के रचयिता कौन थे। रामायण के रचयिता जो थे वो वाल्मीकि थे। वाल्मीकि के अन्य नाम और क्या क्या हैं? रत्नाकर है, अग्निशर्मा है, और वाल्मीकि को ही क्या कहा जाता है? आदि कवि कहा जाता है। क्या कहते हैं? आदि कवि कहते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम संवत किसने शुरू किया था? विक्रम संवत किसने शुरू किया? अशोक ने, चंद्रगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर हर्ष ने?
तो विक्रम संवत जो है वो विक्रमादित्य ने शुरू किया था। विक्रमादित्य कौन थे? ये उज्जैन के शासक थे। उज्जैन के शासक, ठीक है। कब शुरू किया था? 57 BC में। और किस लिए शुरू किया था? शकों पर विजय की स्मृति में विक्रमादित्य ने क्या शुरू किया था? विक्रम संवत शुरू किया। कब किया? 57 BC में। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शक संवत किससे संबंधित है? कुषाण से, शकों से, गुप्त से या फिर मौर्य से? तो जो शक संवत है वो किससे संबंधित है? कुषाण से। और बात करें कि शक संवत को किसने चलाया था, तो वो चलाया था कनिष्क ने। कब चलाया था? 78 ईस्वी में, ठीक। शक संवत को 22 मार्च 1957 में क्या किया गया? राष्ट्रीय संवत के रूप में स्वीकार कर लिया गया, ठीक है। तो अगर बात करें कि राष्ट्रीय संवत कौन सा है हमारा, तो वो शक संवत है, विक्रम संवत नहीं है, याद रखिएगा। और कब अपनाया गया इसे? 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। नेक्स्ट आता है नागर शैली। नागर शैली किससे संबंधित है? मंदिर वास्तुकला से, चित्रकला से, संगीत से या फिर साहित्य से? तो फटाफट से इसका आंसर बताइए। जो नागर शैली है वो मंदिर वास्तुकला की शैली है। तो आपको बता दें कि मंदिर वास्तुकला की 2 शैलियां हैं, एक नागर शैली और दूसरी क्या है? द्रविड़ शैली है। सॉरी 3, और एक आती है आपकी बेसर शैली, ठीक है। इम्पॉर्टेंट 2 ही होती हैं, मोस्टली 2 ही के बारे में पूछा जाता है, इसलिए 2 ही याद रहती हैं। तो बात करते हैं हम नागर शैली की। नागर शैली जो है वो उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला शैली है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे नागर शैली के? खजुराहो मंदिर है। खजुराहो मंदिर है कहाँ? MP में। कहाँ है? MP में, ठीक है। दूसरा है लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा। और नेक्स्ट आ जाता है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तो बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है, ठीक। बात करते हैं हम अगर द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली है। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे द्रविड़ शैली के? एक तो आता है आपका बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर में है। कहाँ पर है? तंजावुर में है। नेक्स्ट आता है आपका मीनाक्षी मंदिर। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में है। कहाँ पर है? मदुरई में है। नेक्स्ट आता है आपका रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये कहाँ होगा? श्रीरंगम में है, ठीक। तो आई होप कि आपको नागर और द्रविड़ शैली क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में चोल वंश किसके लिए फेमस था? ये क्वेश्चन है, बताइए किसके लिए फेमस था? व्यापार के लिए, नौसेना के लिए, कृषि के लिए या फिर कला के लिए? तो जो दक्षिण भारत में चोल वंश था वो फेमस था नौसेना के लिए, ठीक है। बात करते हैं अगर हम चोल वंश की, तो चोल वंशों का जो शासन रहा है वो बेसिकली कहाँ रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है। कहाँ पर रहा? तमिलनाडु में। इसके संस्थापक कौन थे? विजयालय चोल। अब मैंने तो यहाँ पे चोल लगा दिया तो आप पकड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ विजयालय दिया होता है, तो नाम याद रखिए विजयालय। स्वशासन व्यवस्था जो है वो चोलों की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक। तो चोल वंश क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल का अर्थ है, क्या अर्थ है ताम्र पाषाण काल का? तो ताम्र पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? केवल पत्थर होंगे, तांबा और पत्थर दोनों होंगे, लोहे का उपयोग होगा या फिर सिर्फ कांस्य का उपयोग होगा? तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा तांबा और पत्थर दोनों हैं। जो ताम्र पाषाण काल की कुछ संस्कृतियां हैं उनको मैं बता देती हूँ, कभी कभी ये हो सकता है कि मैच कराने के लिए आपसे पूछ ले। तो एक आती है आहार संस्कृति। आहार संस्कृति या इसी को बोलते हैं आहार संस्कृति। ये कहाँ हो जाएगी? राजस्थान में होगी। दूसरी है कायथा संस्कृति। ये सारी ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां हैं, तो इन्हें याद रखिएगा कहाँ कहाँ थी हैं। कायथा संस्कृति एमपी में है। ठीक। नेक्स्ट आती है आपकी जोरवे संस्कृति। कौन सी है? जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में। प्रभास संस्कृति कौन सी है? प्रभास संस्कृति, ये आ जाएगी गुजरात में। नेक्स्ट है सावलदा संस्कृति। कौन सी है? सावलदा संस्कृति, ये भी कहाँ होगी? महाराष्ट्र में होगी। ठीक है, तो ये सारी क्या है? ताम्र पाषाण काल की संस्कृतियां हैं जो अलग अलग जगह विकसित हुई थी, तो इनको याद रखिएगा। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और मैंने जिसके आंसर छोड़ दिए हैं उनको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके उनके आंसर आप लोग बताइएगा। थैंक यू।